ओके, तो यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस गाइस, जो कि सीएमए एग्जाम्स के पास्ट ईयर पेपर, आरटीपीज, एमटीपीज, बिट्स क्वेश्चंस, ई बुलेटिन, मॉड्यूल, from all the sources it's came in the proportion chapter. You have to solve this question assuming you are in the exam hall and you have to get the answers, ठीक है, अकॉर्डिंगली। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा इंस्टीट्यूट किस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में पूछती है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, दैट इज एक्सेप्शनली गुड क्वेश्चंस, और वो पीवाईक्यूज के नहीं है, वो अभी रिसेंट एमक्यूपीज के क्वेश्चन है। पीवाईक्यू के क्वेश्चन वो नहीं है, वो अभी रिसेंट एमक्यूपी के क्वेश्चन है। वो वाले क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, और जिस दिन एग्जाम में उतरे बेटा धज्जियां उड़ा देंगे, पर हम ऑलरेडी प्रिपेयर हैं और तुम लोग को वो क्वेश्चन बन जाएंगे, आई एम श्योर। लेट्स स्टार्ट। चलो, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 6, 8, 9। तो फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब एबीसीडी वाला क्वेश्चन है, 6, 8, 9 x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6। 12 आंसर आ रहा है, फटाफट से बताओ बी आंसर आ रहा है क्या? बी आंसर आ रहा है क्या? हाँ भैया। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 6, 1/4 एंड 5। अब मैं बता दूं, ये एक फॉर्मेट है लिखने का, ठीक है। 6 1/4 को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 6 माइनस 1/4 नहीं है, ये 6 1/4 है एंड 5 है, ठीक है। तो इसका हमको थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। थर्ड मतलब ये ए बी सी के फॉर्मेट में, ये क्वेश्चन ए बी सी के फॉर्मेट में है, तभी थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, यानी कि 5 जो है वो मीन प्रोपोर्शन होगा यहां पर। तो 6.25, 1/4 को मैं 25 लिख सकता हूं ना, 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं ना, तो 6.25 हो गया। हाँ, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 अपॉन 6.25, 25 डिवाइडेड बाय 6.25, वी आर गेटिंग 4। सी आंसर। फटाफट से बताओ, क्लियर है क्या? भैया फिर से बताओ। देखो, आपको बोल रहा है क्वेश्चन थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, थर्ड, और क्वेश्चन में 2 नंबर दिए हुए हैं बच्चों। तो पहले ये बताओ, क्वेश्चन में बस 2 नंबर दिए हैं और तीसरा नंबर निकालने बोल रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ए बी सी के फॉर्मेट में है ना। पहले ये बताओ मेरे को सुधांशु, फटाफट से बताओ। यस, ओके। हाँ, एबीसी के फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। डोलन बेटा वो माइनस नहीं है बेटा, ठीक है। इस पे देखो, मैं तुम लोग को बताता हूं, एक सेकेंड ना। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बेटा। ये देखो, तुम्हारे ड्राइव में जो शीट अपलोडेड है, इट्स इन दिस फॉर्मेट, ओके। तुम्हारे ड्राइव में जो शीट अपलोडेड है उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है 6 1/4, ठीक है। इवन इन द आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन ना, नहीं, इन द ऑप्शन इटसेल्फ 9 1/2 3 1/5, ठीक है डोलन। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्लियर है। ड्राइव में जो क्वेश्चन बैंक अपलोडेड है उसमें ऐसे ही है, ठीक है, ओके, यस। तो देखो, अब 6 1/4 एक मिक्स फ्रैक्शन है। तुम लोग को पता है मिक्स फ्रैक्शन को आप पहले तो कन्वर्ट कर सकते हो नॉर्मल में, जो कि होगा कितना, 6 1 6, 6 2 12, 6 6 18, 6 4 24, 24 प्लस 1 25/4। क्या आपको मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में कन्वर्ट करना आता है? कैसे करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे फिर प्लस कर देते हैं। जो आंसर आता है उसको प्लस कर देते हैं, आता है ना? बोलो, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको इससे प्लस कर देते हैं। पर ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है यार, हम प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं, हमको ये भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में सिंपली लिखा है 6 1/4। तो ये बताओ 1/4 को क्या मैं बोल सकता हूं 0.25? फटाफट से बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं? अच्छा, तुम लोग को ये पता है मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए होता क्यों ऐसा करते क्यों है? इसको इससे मल्टीप्लाई फिर ऊपर वाले से प्लस, ऐसा करते क्यों है?
क्या ये रट्टा मारा है हमने बचपन से? फटाफट से बताओ, इसके पीछे का लॉजिक पता है तुम लोग को? बताओ। मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में कन्वर्ट करने का यही तरीका क्यों है? नहीं पता? ये देखो, ये तरीका है इसका। एक्चुअली ये होता है 6+1/4। एक्चुअली ये होता है, ठीक है, इसलिए मैंने तुमको बोला 6+0.25, इसको बोल लो 6.25। पर अभी देखो ये सॉल्व कैसे होगा आगे, आगे इस तरफ से कैसे सॉल्व होगा, ये देखो 6+1/4 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब नीचे 1 है, तो एलसीएम बच्चों आ गया 4, एलसीएम आ गया 4। ऊपर क्या आएगा? ऊपर ऊपर आएगा 6 × 4, है ना, 1 की टेबल में 4 टाइम्स और 6 × 4, तो ये हो गया 24 + 1, तो ये हो गया 25/4। तो अब ध्यान से देखो कि मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में कन्वर्ट करने की वो निंजा टेक्निक क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली प्लस में रहता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है बिकॉज ऑफ एलसीएम, बिकॉज ऑफ एलसीएम ये इससे मल्टीप्लाई होता है और फिर ये प्लस होता है बिकॉज ऑफ एलसीएम। तो मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में कन्वर्ट करने का जो तरीका निकाला गया है वो बेसिकली मैथ्स ही है, नॉर्मल मैथ्स है, कि ये 6/1 है प्लस 1/4 है, एलसीएम निकालेंगे 6 × 4 होगा प्लस 1 होगा। 0.25 कैसे है राजनंदी बेटा? कैलकुलेटर को कष्ट दो बेटा, इसके लिए दिमाग को कष्ट नहीं देना। 1/4, कैलकुलेटर को कष्ट दो बेटा, दिमाग को नहीं देना, ठीक है? ओके, तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू 25/4 को आप डायरेक्टली निकालोगे तो ये भी 6.25 आएगा, इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। 6+1/4 दैट इज सिंपली 6 + 0.25, 6.25। डन? बोलो डन। यस। अब देखो 6.25 है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड निकालो, थर्ड निकालो मतलब 6.25 है ए, 5 है बी और सी गायब है, क्वेश्चन में सी गायब है। अब क्योंकि क्वेश्चन ए बी सी के फॉर्मेट में है तो ये होगा आपका मीन प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन, A/B = B/C, यानी कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला, ठीक है? तो 6.25/5 = 5/C मिसिंग है, तो 5 × 5 डिवाइड बाय 6.25 और वॉट एवर जो भी आंसर आया था 4 आया था आंसर, ठीक है? अब बताओ क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? बेटा ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन, ठीक है, मतलब एग्जाम में आने की संभावना है। डन? ओके। और जिन बच्चों को यहां पर डाउट हो गया कोई बात नहीं, करेक्शन हो चुका है, 6 1/4 के फॉर्मेट में लिखा चुका है तुम्हारी वाली क्वेश्चन बैंक में, ठीक है भैया? नेक्स्ट देखो, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर y गिवन दिस इज इक्वल टू दिस। ऑप्शन से खेलो बच्चों, चलो खेलो, आई एम वेटिंग। ऑप्शन से खेलो, y की वैल्यू डाल के देखो, ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 341 डिवाइडेड बाय 91, 3.74 आना चाहिए, 3.74। आई थिंक 11 से आ जाएगा आंसर, 11 से ट्राई करो। 1331, हाँ 11 से आ गया आंसर, 11 ऑप्शन से आ रहा है आंसर। भैया वो टाइपिंग एरर था? नहीं नहीं, टाइपिंग एरर नहीं था, वैसे भी लिखा जाता है उसको, इसलिए तो मैं बोला इसको याद कर लो, उसको वैसे भी लिखा जाता है 6-1/4। बस यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि 6-1/4 ऐसा होता है वो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ना लिखने में गड़बड़ी तो है, गड़बड़ी है, ठीक है? चलो 13th वाला क्वेश्चन बच्चों ऑप्शन से खेलना है, 4 ऑप्शन है, 14, 11, 12 और 10। आपको y की वैल्यू डाल डाल के चेक करना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। 11 सेटिस्फाई कर चुकी है आंसर, ठीक है? बोलो क्लियर? भैया कैलकुलेटर से करके दिखाओ। हाँ रुको, कैलकुलेटर से करके दिखाते हैं हम आपको, कोई बात नहीं। ये देखो, देखो इसके लिए फंडा क्या है बच्चों? पहले सॉल्व होता है न्यूमरेटर, सॉरी पहले सॉल्व होता है डिनोमिनेटर। तो 3y² है, तो y है 11, मैंने एज्यूम किया है, ऑप्शन से खेल रहा हूं मैं, तो y का स्क्वायर मैंने निकाला, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस कर दिया, मेमोरी प्लस में इसको डाल दिया क्योंकि ये बाद में डिवाइड के तौर पे यूज होगा। ऊपर देखो y का क्यूब है, तो ये हो गया y का क्यूब, 3y यानी कि 33 होगा, तो प्लस 33 डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू। डन नितिन?
सोनम, सोनम बेटा, नितिन बेटा, फटाफट से बताओ, डन हुआ, समझ में आया? आपको बेटा y की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे आपका आंसर 3.74 आए। 341 डिवाइडेड बाय 91, 3.74 आना चाहिए। y की आपको एक ऐसी वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो हमने ले लिया, ऑप्शन से खेल रहे थे हम, 11 में आंसर आ गया हमारा। क्या रिपीट करना है, ट्रिक रिपीट करना है क्या? देखो फिर से दिखा देता हूं, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व होगा, तो 3y², तो y है 11 इंटू इज इक्वल टू, मैंने उसका स्क्वायर निकाला, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस कर दिया और इसको मैंने मेमोरी प्लस में रख दिया। फिर न्यूमरेटर सॉल्व करूंगा, तो y का क्यूब निकालना है, तो y का क्यूब मैंने निकाला, इसमें प्लस करना है 3y यानी कि 33 होगा, तो 33 प्लस किया। अब ये न्यूमरेटर आ गया, इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 3.74। विनोद और राजनंदिनी क्लियर? ओके डन। तो ये क्वेश्चन था जिसको हमने ऑप्शन से खेल के खत्म कर दिया। खत्म बेटे खत्म, यस। चलो नेक्स्ट, मीन प्रपोर्शन बिटवीन 18 और 1/5। तो 1/5 को 0.2 लेके सॉल्व कर लो बस, ठीक है। 80 अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 0.2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 80 इंटू 0.2 का रूट। 4 इज द आंसर, 4 इज द आंसर, बी इज द आंसर। हाँ अभिषेक, पंचायत जोक्स क्रैकिंग हियर। लॉजिक से कैसे बनता? बेटा लॉजिक से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बनेगा, ठीक है। लॉजिक से बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो मेनी वाइज इन द क्वेश्चन, यू हैव टू टेक y कॉमन, फिर आएगा आपका इक्वेशन बन जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगा और उससे फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी y की, ठीक है। सोनम, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, फाइनल शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आना, एक y को कॉमन लेना, तो इक्वेशन बनेगा y² प्लस y प्लस समथिंग, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला यूज करके y की वैल्यू निकालना, ठीक है। दो y की वैल्यू आएगी जिसमें से एक किसी ना किसी एक ऑप्शन से मैच करेगी जो कि होगा 11। चलो 4 आ गया, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 5, अगर 4 6 p 27 और q कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो p और q का वैल्यू निकालना पड़ेगा। p और q का वैल्यू निकालो। देखो क्या बोल रहे हैं, 4/6 इज इक्वल टू 6/p इज इक्वल टू p/27 इज इक्वल टू 27/q। ये बोल रहा है ये सारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो मैंने इनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिख दिया बच्चों, ठीक है। ये सारे के सारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बैठे हुए हैं, तो मैंने इनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिख लिया पहले। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब इस वाले का डिनोमिनेटर अगले वाले का न्यूमरेटर होना चाहिए। बोल रहा है p का और q का वैल्यू निकालो, तो पहले p का वैल्यू निकालना है, इसको पकड़ लो, यहां पर p मिसिंग है, इसको पकड़ लो और p का वैल्यू निकाल लो। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू 6 इंटू 6/4, तो बेसिकली 36 डिवाइड बाय 4 वी गॉट p इज इक्वल टू 9। तो p का वैल्यू यहां पर आ गया 9। अब निकालना है q का वैल्यू, तो उसके लिए इसको पकड़ लो, q का वैल्यू निकालना है, इसके लिए इसको पकड़ लो। तो यहां पर p का वैल्यू आ चुका है 9 अपॉन 27 इज इक्वल टू 27 अपॉन q। तो विल गेट q इज इक्वल टू 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 9, 81 आ रहा है q का वैल्यू, ठीक है। तो आंसर बी है, p का वैल्यू 9, q का वैल्यू 81। फटाफट से बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नोई, नोई भैया नोई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड करो दो नंबर हुज मीन प्रपोर्शन इज 8।
एंड फर्स्ट नंबर इज द स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर। ऑप्शन से खेलो, ऑप्शन से खेलो। बोल रहा है ऐसे दो नंबर जहां पर जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर है और दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालोगे तो 8 आना चाहिए। वो दो नंबर कौन से बताओ। तो पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, तो ए तो आंसर नहीं है। हाँ बी हो सकता है क्योंकि पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर तो है, पर क्या ये दोनों का मीन प्रपोर्शन, क्या ये दोनों का मीन प्रपोर्शन जो है, सुनो, क्या ये दोनों का मीन प्रपोर्शन 8 आ रहा है? चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 2 का रूट, 8 का रूट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन, क्या पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर है? हाँ है। क्या ये दोनों का मीन प्रपोर्शन 8 आ रहा है? हाँ आ रहा है, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। डन बच्चों, बस ऑप्शन से खेलते जाओ, आंसर लाते जाओ। ऑप्शन से खेलते जाओ, आंसर लाते जाओ। डन भैया डन, डन भैया डन। ओके क्लियर है ना? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू क्या बच्चों? बताओ बच्चों बताओ। यस भैया यू कैन मूव फॉरवर्ड और यू हैव टू स्टॉप। यस यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओके नेक्स्ट, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर टू मेक देम इन प्रपोर्शन। तो बोल रहा है एक ऐसा नंबर इन चारों से माइनस करो जिससे ये प्रपोर्शन में आ जाए। एक ऐसा नंबर लो और इनको चारों से माइनस करो, चारों से, जिससे ये किस पे आ जाए? प्रपोर्शन में आ जाए। तो वो एक नंबर ऑप्शन में देखो और ऑप्शन से खेलो, ऑप्शन को देखो और ऑप्शन से खेलो। एक ऐसा नंबर जिसको आप चारों से माइनस करो तो आंसर प्रपोर्शन में आ जाएगा। चलो खेलो ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए 9 ट्राई करो। तो अगर हम 9 लेंगे, अगर हम यहां पर 9 लेंगे तो 9 माइनस 12 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20 और ये होता है 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ए आंसर है, ए ही मिल गया हमको एज अ आंसर, ए ही मिल गया हमको एज अ आंसर। फटाफट से बताओ क्लियर हुआ? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछ रहा है कि मीन प्रपोर्शन पी और क्यू का क्या सेम होता है मीन के जैसा। तो बच्चों मीन का मतलब पता है तुमको? व्हाट डू मीन बाय मीन? मीन का मतलब होता है एवरेज। व्हाट डू मीन बाय एवरेज? एवरेज मतलब होता है, यानी कि मीन का मतलब होता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, सिग्मा एक्स अपॉन एन, टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल मतलब प्लस करना, सब जितने भी आइटम है सबको प्लस करो, डिवाइड कर दो कितने नंबर ऑफ आइटम है। जैसे कि एग्जांपल मान लो मैं आपको बोलूं 10 20 30 40 का मीन निकाल दो, तो कैसे निकालोगे? तो इन सबका टोटल ले लो, टोटल 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, इन सबका क्या ले लो? टोटल ले लो और उसको डिवाइड करो कितने नंबर ऑफ आइटम है? 4, 10 20 30 40, 4 आइटम है, 4, इनको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम से। तो ये होता है मीन का मतलब। वॉट एवर जो भी आंसर आएगा उसको छोड़ो, पर ये होता है मीन का मतलब कि जितने भी आइटम्स है उनको प्लस कर लो और डिवाइड कर दो कितने नंबर ऑफ आइटम। तो अगर मैं पी और क्यू का मीन निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा? इन दोनों को प्लस कर दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम से जो कि 2 है, पी और क्यू। ओके, मीन ऐसे निकलता है। और मीन प्रपोर्शन कैसे निकलता है? मीन प्रपोर्शन निकलता है पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकालो, इससे निकलता है मीन प्रपोर्शन। हम सबको पता है पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकालना पड़ता है। तो सारे बच्चे बताओ क्या मीन और मीन प्रपोर्शन सेम होता है या अलग अलग होता है? फटाफट से बताओ, मीन और मीन प्रपोर्शन सेम होता है या अलग अलग होता है? अलग होता है। ठीक है, फॉल्स, फॉल्स। पूजा बोल रही है भैया वाला क्वेश्चन रिपीट करो। पूजा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा था कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसको आप इन चारों नंबर से माइनस करोगे
तो ये चारों नंबर प्रपोर्शन बन जाएंगे। प्रपोर्शन मतलब a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी बन जाएंगे। एक ऐसा नंबर आपको बताना था, ठीक है। तो जो जिनको आप चारों से माइनस करोगे, ठीक है। तो मैंने चारों को पहले प्रपोर्शन में लिखा और चारों से एक कॉमन नंबर को माइनस किया। अब वो कॉमन नंबर कौन सा है? ऑप्शन में इन चारों में से कोई एक है। उसमें भी जिन बच्चों को अच्छे से दिख रहा होगा सी और डी तो बेटा नेगेटिव जा रहे हैं, तो उनको ट्राई करने से पहले ए और बी ट्राई करते। अगर ये दोनों ऊपर लिखा होता तो भी मैं पहले ए और बी ट्राई करता, मतलब 9 और 8 को ट्राई करता पहले। हमने ट्राई किया 9 को, तो बेटा 12 माइनस 9 3 होता है कि नहीं होता है? मेरे को बताओ सोनम, 12 माइनस 9 3 होता है? हाँ होता है। 13 माइनस 9 4 होता है? हाँ होता है। 24 माइनस 9 15 होता है? यस। और 29 माइनस 9 20 होता है? यस। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों बराबर है? सोनम, सोनम बेटा फटाफट से बताओ। इट्स योर डाउट, यू हैव टू बी अटेंटिव ऑन द चैट बॉक्स। पूजा इज ऑल्सो आस्किंग, पूजा एंड सोनम बोथ। फटाफट से बताओ क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल है। 23 जा 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, या ये दोनों को डिवाइड कर लो, 3/4 ही आएगा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो अभी क्लियर है पूजा? सोनम को तो क्लियर है, पूजा क्लियर है? यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, जस्ट सिंपल डिकोड द क्वेश्चन, सॉल्व इट यूजिंग द ऑप्शंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो फॉल्स हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मीन प्रपोर्शन बताओ 4x और 16x क्यूब का। पूछ रहा है ये होगा क्या, क्वेश्चन मार्क है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका फॉल्स है, पर फिर भी चेक कर लो एक बार। 4x इंटू 16x क्यूब का रूट निकाल लो, मीन प्रपोर्शन यही होता है। तो 16 इंटू 4 हो जाएगा 64, और 64 का रूट हो जाएगा 8, x की पावर 4। आप सबको पता है यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर क्यूब है। दो बेस सेम है, बेस सेम है, x और x बेस सेम है, x और s, और बीच में मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेसिक्स में पढ़े थे, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और इसका रूट निकालना है। तो ये हो जाएगा 8x² है। एक्स स्क्वायर कैसे हो गया भैया? फिर वही बात, तो कितने बार बताया, 64 का रूट 8 होगा? हाँ होगा। अब यहां देखो, x की पावर 4 है और उसके ऊपर एक रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 होता है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 इंटू 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा x²। क्या हो जाएगा? x²। तो 8x² होना चाहिए, यहां 12x² दिया है, तो आंसर है फॉल्स। सारे बच्चे बताओ क्लियर हुआ क्या? यस, मस्का है मस्का, वाह। चलो देखो, थर्ड प्रपोर्शन बताओ, 1 आवर 20 मिनट्स का, 1 आवर 40 मिनट्स का। 2 आवर्स लिखा है, ट्रू और फॉल्स अपन बता देंगे। इसको छोड़ो, 2 आवर्स है कि नहीं वो हम सॉल्व करके निकालेंगे। ये बताओ आंसर क्या आ रहा है। थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, इसका इसका और एक और सी का, सी निकालना है हमको। ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, हमको सी निकालना है। बताओ क्या आएगा सी? एक काम करो, क्वेश्चन आवर्स में और मिनट्स में दोनों में लिखा है, पूरे क्वेश्चन को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा इजी हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन को, कुछ बच्चे बोलेंगे आवर्स में कन्वर्ट कर ले, कर लो, 20 डिवाइड बाय 60 कर लो, 40 डिवाइड बाय 60 कर लो, तो मिनट्स आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पर मैं रेकमेंड करूंगा पूरे क्वेश्चन को मिनट्स में सॉल्व करो, मिनट्स में करो तो ज्यादा बेटर होगा। तो 1 आवर 20 मिनट यानी कि कितना हो गया ये? 80 मिनट्स। 1 आवर 40 मिनट्स मतलब 100 मिनट्स, और सी गायब है, यही निकालना है। तो 80/100 इज इक्वल टू 100/c। तो कितना हो जाएगा ये आ रहा है c इज इक्वल टू 125 मिनट। अब 125 मिनट मतलब कितना होता है? 5 हटा दो, 120 मिनट मतलब 2 घंटे होते हैं। तो 2 घंटे 5 मिनट आंसर है, 2 घंटे 5 मिनट आंसर है।
हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आंसर 2 घंटा है, तो आंसर है फॉल्स। आंसर है फॉल्स, क्यों? क्योंकि आंसर है 2 घंटे 5 मिनट। सारे बच्चे बताओ समझ में आया? आया या गया? फटाफट से बताओ। 2 घंटे 5 मिनट आंसर है। ओके डन। नेक्स्ट पूछ रहा है फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा है मतलब एबीसीडी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑफ 5 रुपीज, 3.5 रुपीज, 150 ग्राम्स एंड 120 सॉरी एंड 150 ग्राम्स इज, तो ये 125 होगा क्या? ये तो हम बताएंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा है 5 रुपए अपॉन 3.5 रुपए इज इक्वल टू 150 ग्राम अपॉन एक्स। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व फॉर एक्स। अगर 125 आया तो ट्रू, नहीं आया तो फॉल्स। ये आ रहा है 105 ग्राम्स। हमसे पूछा है क्या 125 ग्राम होगा, तो आंसर है फॉल्स, नहीं होगा। आंसर होगा 105 ग्राम। आंसर होगा 105 ग्राम। फटाफट से बताओ यस और नो। ओके डन। If the first and the third number of four positive number is continued proportion be 3 and 12 respectively, then the fourth number is 36। तो बोल रहा है कि the first number and the third number of four positive numbers जो कि continued proportion में है वो है 3 और 12। तो फर्स्ट नंबर बता दिया है 3, थर्ड नंबर बता दिया है 12, ठीक है। तो फोर्थ नंबर 36 होगा क्या? फोर्थ नंबर 36 होगा क्या पूछ रहे हैं। बोलो भैया 2.0833 को 2.5 आवर्स में कैसे लाएं? हाँ सौम्यदीप आपका आंसर आया होगा 2.033333 आवर्स आया होगा। तो ये तो अपने को पता है 2 घंटा, ये तो 2 घंटा अलग कर दो, प्लस 0.8333 आवर्स को अलग कर दो। अब इस आवर्स को अपने बेसिकली मिनट्स में चाहिए, ये आवर्स में है, हमको मिनट्स में चाहिए। तो ये बताओ, ये बताओ मिनट से आवर्स में जाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं ना हम लोग। सौम्य दी, अगर मेरे पास डेटा मिनट्स में, मेरे को उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम 60 से डिवाइड करते हैं ना। फटाफट से बताओ, करते हैं ना? हाँ तो वैसे ही आर से मिनट्स में जाना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो 0.083333 इंटू 60, तो ये आ रहा है 4.999999 यानी कि 5 मिनट्स। 5 मिनट्स आ जाएगा। क्या करना है? 60 से मल्टीप्लाई करना है, बात खत्म। मल्टीप्लाइड बाय 60। ओके चलो देखो, इधर देखो। अब ये वाला क्वेश्चन ना अच्छा क्वेश्चन है, क्यों पता है? ट्रिकी सवाल हो गया। अब बच्चों ने पढ़ा 4, तो इनके दिमाग में घंटी बजी होगी कि क्वेश्चन एबीसीडी वाला है क्या। 4 बोल दिया, 4। फोर्थ प्रपोर्शन नहीं बोला, 4 नंबर बोल दिया, 4 नंबर। तो बच्चों के दिमाग में घंटी तो बजी होगी एक आध बार कि यार ये तो एबीसीडी वाला क्वेश्चन है। पर ये क्वेश्चन एबीसीडी वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब बात आई प्रपोर्शन की तो क्वेश्चन ने अपने इंटेंशन साफ क्लियर कर दिए कि ये क्वेश्चन एक कंटिन्यूड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, क्या कंटिन्यूड प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन जो होता है उसमें 4 पॉजिटिव नंबर नहीं होते? बोलो। क्वेश्चन ने बोला 4 पॉजिटिव नंबर। मुझे ये बताओ, कंटिन्यूड प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन में भी तो 4 पॉजिटिव नंबर ही होते हैं कि नहीं होते? बताओ। ए बी, बी और सी, बी और बी यहां पर सेम नंबर होते हैं, पर होते तो है ना 4 पॉजिटिव नंबर। 4 पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, तो क्वेश्चन ट्राइज टू कंफ्यूज यू। एक तरफ क्लियरली बोल रहा है कि ये क्वेश्चन एक कंटिन्यूड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, यहां पर भी क्लियरली बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर 3 है और थर्ड नंबर 12 है। बीच में 4 नंबर बोल के बस कंफ्यूज कर रहा है, तो होना मत कंफ्यूज। फोर्थ प्रपोर्शन नहीं बोल रहा है वो 4 नंबर बोल रहा है।
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी 4 ही नंबर होते हैं, ए बी और सी। अब इसने बता दिया कि ए जो है वो 3 है और सी जो है वो 12 है। क्वेश्चन ने बता दिया ना, फर्स्ट नंबर 3 है, थर्ड नंबर 12 है, हमको फोर्थ नंबर बताना है, फोर्थ नंबर बताना है, फटाफट से बताओ। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, गलत बोला मैं। फर्स्ट नंबर 3 है और थर्ड नंबर 12 है, ये बोला क्वेश्चन ने। ओके, ध्यान से सुनो इधर, क्वेश्चन ने बोला फर्स्ट नंबर। अब ये बात तो तुम लोग मान रहे हो ना, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है। 4 पॉजिटिव नंबर्स, ध्यान से सुनो, 4 पॉजिटिव नंबर्स में, 4 पॉजिटिव नंबर में ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है और ये फोर्थ नंबर है। क्वेश्चन ने कहा फर्स्ट नंबर 3 है, थर्ड नंबर 12 है, हमको फोर्थ नंबर निकालना है। अब बताओ, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो ऑटोमेटिकली ये भी B12 है ना। फटाफट से बात बताओ, फटाफट से सारे बच्चे मेरे को यह बात बताएंगे कि अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड नंबर है वही सेकंड नंबर है कि नहीं? बोलो यस और नो। ऑटोमेटिकली जो थर्ड नंबर है वही सेकंड नंबर है ना। हाँ, तो यहां पर सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? सी का वैल्यू आ जाएगा 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है बच्चों 48। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन ने? 36, तो आंसर है फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि आंसर आ रहा है 48। अब ये बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया, ये बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बोलो बोलो किसको नहीं समझ में आया, बोलो। हाँ देखो, अनुराग ने बोला मैंने a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी कर दिया था। देखिए यही 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 बात है। चलो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगेन। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आएगा, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आएगा। इस पूछेगा तुमसे, एग्जाम में पूछेगा इस, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। चलो फिर से पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर ऑफ 4 नंबर, जो कि एक कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, तो पहले बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में पहला काम तुम्हारा ये होना चाहिए, कंटिन्यूड प्रपोर्शन बनाओ, एक कंटिन्यूड प्रपोर्शन बनाओ, a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कंटिन्यूड प्रपोर्शन, बोल रहा है 4 पॉजिटिव नंबर है, हाँ है, 4 पॉजिटिव नंबर कहां है? ये रहा पहला नंबर, ये रहा दूसरा नंबर, ये रहा तीसरा नंबर और ये रहा चौथा नंबर। तो बोल रहा है फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर ऑफ दीज 4 पॉजिटिव नंबर्स, ऑफ दीज 4 पॉजिटिव नंबर, पहला नंबर और तीसरा नंबर है 3 और 12। पहला नंबर और तीसरा नंबर, यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपको बता के रख रहा है, ये 3 है और ये 12 है। सारे बच्चे बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बस क्वेश्चन यहां पर खत्म हो चुका है, ये मिसिंग है, क्वेश्चन यहां पे खत्म हो चुका है। बताओ समझ में आया क्वेश्चन? कि देयर इज अ कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तनुज, अनुष्का, अनुराग, विवेक, there is a continued proportion, there is a continued proportion and there are 4 numbers, there are 4 numbers 1 2 3 4, the first number is 3 and the third number is 12। बताओ समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया तो फिर तो बात खत्म। ओके डन। अब देखो, अब देखो इधर देखो बेटा, जितनी गलतियां करनी है क्लास में कर लो बैठ के, एग्जाम हॉल में नॉट अलाउड, ठीक है? क्लास में बैठो, गलतियां करो, डांट भी खा लो, क्या क्या फर्क पड़ता है? मेरा बड़ा भाई डांट रहा है यार, डांटने दो, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम लोग अपने भाई बहन की डांट सुनते हो क्या? बताओ। अगर तुम लोग बड़े भाई बहन हो तो तुम लोग को पता होगा तुम्हारे छोटी भाई बहन तुम्हारी बात नहीं सुनते, और अगर तुम लोग छोटे भाई बहन हो तो तुम लोग अपने बड़े भाई बहन की बात नहीं सुनते। तो बस वैसे ही सोचे करो, लेकिन बस सुने करो जो मैं बोलता हूँ, डांट को इग्नोर किए करो। हाँ चलो गुस्सा हो गया भैया, क्या बात हुआ, हो सकता है कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में लाइव क्लास में मेरे को गुस्सा आ जाए और मैं तुमको बड़ा डांट दूं, बहुत डांट दूं, ठीक है? ओके, ऐसा हो सकता है। डांट पे फोकस मत करना,
ये फोकस करना, बोलना क्या चाह रहे हैं, वेयर वी नीड टू डू द करेक्शंस, बस। अब इधर देखो, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है इसीलिए ये इसके बराबर होना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब सेकंड नंबर भी चुपचाप 12 होगा, सेकंड नंबर भी चुपचाप 12 होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है। तो अब फाइनली सारी मिसिंग फिगर्स मिल चुकी है, सी का वैल्यू निकालना है। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 12/3, इसका आंसर आ गया 48। डन बच्चों, डन, बोलो यस और नो। यस भैया यस, डोलन बोल रहे 10th वाला भैया नहीं समझ में आया। देखो बेटा, डोलन 10th वाले में आपको क्वेश्चन ने बोला थर्ड प्रपोर्शन निकालो। थर्ड प्रपोर्शन में आपको किसका थर्ड प्रपोर्शन निकालने बोला? 1 आवर 20 मिनट्स और 1 आवर 40 मिनट्स का। ये तो आंसर दिया हुआ था, बताना था ट्रू है या फॉल्स है। हमें थर्ड प्रपोर्शन निकालने से मतलब है। तो ये था ए, ये था बी, हमको निकालना था सी। अब 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स और यहां पर 20 मिनट्स अलग से हैं, तो ए हो गया 80 मिनट्स, ए हो गया 80 मिनट्स। यहां 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, यहां अलग से 40 मिनट्स दिया हुआ है, तो बी हो गया 100 मिनट्स, बी हो गया 100 मिनट्स। और सी हमको निकालना था, सी हमको निकालना था, ए मिल गया, बी मिल गया, सी निकालना था। तो 80 मिनट्स रेशियो 100 मिनट्स रेशियो सी इज मिसिंग। तो हमने लिया इसको कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, क्योंकि 3 प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन है ये, ए बी सी के फॉर्मेट में। तो ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। हमने सॉल्व फॉर सी किया तो 125 मिनट्स आ गया। अब 125 मिनट्स में कितने आवर्स और कितने मिनट्स है आपको अलग करने हैं। तो 125 मिनट में 120 मिनट बनेंगे 2 घंटे के बराबर, 120 मिनट बनेंगे 2 घंटे के बराबर, और 5 मिनट चुपचाप अलग से बैठा रहेगा। तो 2 आवर्स 5 मिनट्स आंसर है। बताओ डोलन। सौम्यदीप बेटा ड्राइव में है, अभी तो ड्राइव ओपन किया था, ये देखो, ये ड्राइव से ही तो दिखा रहा हूं, ये देखो, ये ड्राइव में ही तो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों, मजाक करो मेरे साथ। मीन प्रपोर्शन 9 और 25 का मीन प्रपोर्शन बता दो। डन डनाडन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मीन प्रपोर्शन बता दो। 8 2 16 4। 8 2 16 का रूट 4। ओ माई गॉड 2। मीन प्रपोर्शन बता दो 4 और 16 का। 8 8 64। ए होगा कि डी होगा आंसर, ये बताओ। ए है कि डी है आंसर? यहां पर आंसर ए है कि डी है? आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड। ए होगा या डी होगा? अब सोचो। मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच वाला। अगर मैं यहां -8 रखूं और अगर मैं यहां +8 रखूं, बताओ क्या दोनों सिचुएशन में ये प्रपोर्शन बन रहा है? चेक करो, चेक करो सुधांशु बेटा, नो स्पैम, नो स्पैम। देखो फटाफट से बताओ, क्या दोनों सिचुएशन में ये प्रपोर्शन बन रहा है? दोनों सिचुएशन में क्या ये प्रपोर्शन बन रहा है? क्योंकि आंसर तो है √64, यानी कि +-8, राइट? मेरे को फटाफट से बताओ। आंसर तो है √64, यानी कि +-8 है आंसर। तो अब क्या ये प्लस और माइनस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, तो आंसर डी होगा। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके। 8 2 16, फटाफट से बताओ 17 का आंसर ट्रू और फॉल्स। अभी तो निकाला, अभी अभी निकाला जस्ट। 16 का रूट 4। 18 का आंसर बी,
P का वैल्यू 9, Q का वैल्यू 81। रिपीटेड क्वेश्चन है, पर रिपीट कहाँ हुआ ये देख लो, एक बार रिपीट कहाँ हुआ ये देख लो, ताकि थोड़ा सा इनसाइट्स मिल जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो वो तुमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, ट्रू, बी, सी अगेन रिपीट हुआ, ये भी किसी एमटीपी में रिपीट हुआ है, यहां पर लिखना भूल गए। ठीक है, ये भी किसी एमटीपी आरटीपी में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यहां पर लिखना भूल गए। एमक्यूपी का मतलब होता है मॉडल क्वेश्चन पेपर। अब एक बात ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में ऐसा भी हुआ है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन है, मान लो 50 क्वेश्चन जो है ना, उसमें से 15-20 क्वेश्चन इकट्ठा एग्जाम में आ गए। मान लो 2025 में दे रहे हो, 26 में दे रहे हो एग्जाम, 2023 का एक एमक्यूपी उठाएगी इंस्टीट्यूट और वहां से 15-20 क्वेश्चन उठा के पूछ देगी एग्जाम में, ऐसा होता है। ठीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल, एमक्यूपी का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है एग्जाम में। चलो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये भी एमक्यूपी में ही रिपीट हुआ है जून 24 में। जून 24 में यहां पर लिखना भूल गए हैं, जून 24 में रिपीट हुआ है, 19th क्वेश्चन किया हुआ है, फटाफट से बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x और 27 कंटिन्यूड प्रपोर्शन में x की वैल्यू क्या है, यानी मीन प्रपोर्शन निकालना है। तो 27 इंटू 3 का रूट, मीन प्रपोर्शन निकालना है 3 और 27 का, प्लस माइनस 9। ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये एकदम फोटोकॉपी सेम क्वेश्चन है, फोटोकॉपी सेम क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया था। ठीक है, यहां पर x की जगह b प्लस सी लिखोगे, एकदम सेम क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखो, x की जगह b प्लस सी माइनस ए लिखोगे, एकदम फोटोकॉपी सेम जो हमने अभी सॉल्व किया था। लास्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डर, बोलो यस और नो। 30th क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डर जो हमने सॉल्व किया, उसका भाई है ये, 0 आंसर। ठीक है, और ये तुम्हारे उसमें आया, एमटीपी में आया है। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर में आया, मॉक टेस्ट पेपर में, सॉरी नॉट मॉडल, मॉक टेस्ट पेपर में आया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, दो एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो अदर 2 नंबर्स क्या है, तो a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मतलब a और d, तो a और d को मल्टीप्लाई करने से 51 आ रहा है, तो b और c क्या होगा बताओ, b और c क्या होगा, ऑप्शन से चेक करो b और c को कौन सी चीज मैच कर रही है, b और c को मल्टीप्लाई करने से कौन से ऑप्शन से 51 आ रहा है, चेक करो, ऑप्शन से खेलना है इस क्वेश्चन में। बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 51 है, तो बताओ मीन्स के वो दो नंबर कौन से हैं, मीन्स के वो दो नंबर कौन से, यानी बी और सी कौन सा है बताओ। तो इनको मल्टीप्लाई कर करके चेक कर लो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ये बिट्स क्वेश्चन में था, ये वाला क्वेश्चन आपके बिट्स क्वेश्चन में था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख के कुछ याद आया, फटाफट से बताओ, ये क्वेश्चन देख के कुछ याद आया क्या। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था रेशियो चैप्टर में एग्जाम्पल में, जहां पर था रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी अपॉन रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी इज इक्वल टू समथिंग। एक बच्चा पूछ रहा था कि भैया इसको हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करके क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, मैंने उसको डायरेक्टली सॉल्व करके ए की इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू बी की निकाल ली थी, ए इज इक्वल टू मैंने वैल्यू निकाल ली थी, और वो ए की वैल्यू मैंने यहां पर पुट करी थी, जिससे मेरे को फाइनल आंसर मिल गया था। वैसा ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बिट्स में एमसीक्यू बना के पूछा है, जो कि एग्जाम में भी आ सकता है। यहां पर भी सेम कारनामा करेंगे, सेम सेम कारनामा करेंगे, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 है, इसको सॉल्व करके ए इज इक्वल टू समथिंग निकाल लो, इसको सॉल्व करो, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a माइनस 2b हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये ए को उधर भेज दो, ये बी को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2a माइनस ए इज इक्वल टू 2b प्लस बी,
ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3 भी आ रहा है बच्चों, फटाफट से बताओ, वहां पर भी यही आया था, वहां पर भी यही आया था, a इज इक्वल टू 3 भी आया था, याद आया? बोलो ना यस और नो। अब a की वैल्यू यहां पर पुट इन कर दो, a की वैल्यू यहां पर पुट इन कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3b का स्क्वायर प्लस 3b इंटू बी प्लस b का स्क्वायर अपॉन 3b का स्क्वायर प्लस 3b इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, b स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 9b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 प्लस 1 7, 7b स्क्वायर अपॉन 9 10 11 12 13, 13b स्क्वायर, b स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, तो 7 अपॉन 13 इज द आंसर। सी आंसर है बच्चों, 7 अपॉन 13। ये देखो हमने कितने आराम से कर लिया सॉल्व, है ना? कितने आराम से हमने कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व, फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ? ओके भैया, डन। अब ये वाला क्वेश्चन याद है? क्या तुम्हें याद है 24th नंबर क्वेश्चन रिपीट हुआ, फिर से रिपीट हुआ, याद है ना? किया हुआ क्वेश्चन है, आंसर बताओ इसका सीधा, डायरेक्ट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 57 ऑफ रेशियो चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 57 आई थिंक ऑफ द रेशियो चैप्टर, इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स अलार्म, फॉल्स अलार्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीधा नेक्स्ट वन। अब यहां पर आपको ए और बी का वैल्यू ऑप्शन में दिया होगा, ये देखो, तो दिमाग नहीं लगाना, ए और बी का वैल्यू डाल के देखो कौन सी कंडीशन फिट बैठ रही है। अब इसमें भी मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, पता है, थोड़ा कॉमन सेंस बच्चों रिक्वायर्ड है। ऊपर समथिंग माइनस समथिंग है, नीचे समथिंग प्लस समथिंग है, ऊपर मेरे को 1 चाहिए, नीचे मेरे को 2 चाहिए, है ना? तो मैं, ऊपर मेरे को छोटा नंबर चाहिए, नीचे मेरे को बड़ा नंबर चाहिए, है ना? ऊपर छोटा नंबर चाहिए, नीचे बड़ा नंबर चाहिए। व्हाट आई विल ट्राई, व्हाट आई विल ट्राई, आई ट्राई ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट, 9:1, क्योंकि ऊपर बेटा माइनस लिखा हुआ है, माइनस, और आंसर पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव है। तो यहां भी मैं थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर तुम लोग का कॉमन सेंस नहीं काम करे कोई बात नहीं, चारों ऑप्शन ट्राई कर लेना सीक्वेंस में, चारों ऑप्शन सीक्वेंस में ट्राई कर लेना, पर मैं पहले ये ऑप्शन ट्राई करूंगा, फिर ये ऑप्शन ट्राई करूंगा, और ये दोनों तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये और ये ट्राई करूंगा मैं पहले, उसमें भी 2 का रूट पॉइंट में आ जाएगा। मेरे को कंप्लीट आंसर चाहिए, आंसर बी है पक्का, पक्का बी आंसर, चेक कर लो। मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा एग्जाम में, ये और ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 का रूट 1 और 9 का रूट 3 आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव आंसर मेरे को चाहिए नहीं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 2 का रूट पॉइंट में आएगा, 2 का रूट आएगा पॉइंट में, तो ना ये आंसर हो सकता नहीं ये आंसर हो सकता, पक्का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर चलो ट्राई करते हैं। ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 1, 3 माइनस 1, 3 प्लस 1, 2 अपॉन 4, 1/2, डन डन डन। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। यस भैया यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आई थिंक ई बुलेटिन से निकाला गया है, ठीक है? ये वाली पीडीएफ में नहीं पता क्यों अटेम्प्ट लिखना मिस हो गया, आई डोंट नो व्हाई, बट दीज आर ऑल सीएमए क्वेश्चंस, ओके? ऑल 100% सीएमए क्वेश्चंस है ये, ठीक है? 100% एकदम सिंसियरली करो, सारे सीएमए के सोर्सेस से निकाले हुए क्वेश्चन है, बस यहाँ पर लिखना मिस हो गया, नहीं पता, आई डोंट नो व्हाई।
चलो कोई बात नहीं। द एक्सपेंसेस ऑफ अ बोर्डिंग हाउस आर पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरीज विद द नंबर ऑफ बोर्डर्स। ठीक है। द चार्ज इज 70 रुपीज पर हेड व्हेन देयर आर 25 बोर्डर्स एंड 60 रुपीज पर हेड व्हेन देयर आर 50 बोर्डर्स। फाइंड द चार्ज पर हेड व्हेन देयर आर 100 बोर्डर्स। ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि जो एक्सपेंसेस, बच्चों ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है ये। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पर यहां पर भी आ गया बिकॉज ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन बन रहा है ना यहाँ पर कि जब 25 बोर्डर्स थे तब चार्जेस 70 था, और जब 50 बोर्डर्स हो गए तो चार्जेस 60 हो गया। तो इस तरीके से प्रपोर्शन बन रहा है, इसलिए क्वेश्चन यहां पर आ गया। पर ये है कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आप 70 रुपए ले रहे हो ना और 60 रुपए ले रहे हो, इसका कुछ पोर्शन एक फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन एक वेरिएबल है। अब मेरे को बताओ फिक्स्ड और वेरिएबल का मतलब पता है आपको? फटाफट से बताओ, फिक्स्ड और वेरिएबल का मतलब आपको पता है क्या? यस, वेरिएबल खर्चों का मतलब होता है जो चेंज होता है। चेंज कैसे होता है? नंबर ऑफ यूनिट चेंज होने के कारण। नंबर ऑफ यूनिट चेंज होने के कारण। भैया एग्जांपल, एग्जांपल बच्चों ये पेन ले लो। सारे बच्चे बताओ, ये पेन बनाने के लिए जो प्लास्टिक लग रहा है, 1 रुपए का प्लास्टिक लग रहा है, तो ये 1 रुपए का प्लास्टिक हर पेन को बनाने में लगेगा कि नहीं लगेगा? फटाफट से बताओ। हेलो एवरीवन, क्या ये 1 रुपए का प्लास्टिक, क्या ये 1 रुपए का प्लास्टिक हर पेन बनाने में लगेगा? हाँ, तो ये है वेरिएबल कॉस्ट। जितनी पेन बढ़ाओगे उतना ये खर्चा बढ़ेगा, जितनी पेन कम करते जाओगे उतना ये खर्चा कम होते जाएगा। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट मतलब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ये जो कंपनी पेन बना रही है उस कंपनी का मैं सीए हूं, तो मेरी सैलरी हर महीने की 1.5 लाख रुपए फिक्स्ड है। चाहे तुम पेन बनाओ मत बनाओ, कम बनाओ ज्यादा बनाओ, बहुत ज्यादा बनाओ बहुत कम बनाओ, कुछ और बनाओ, वॉट एवर जो भी बनाओ, सीए की सैलरी फिक्स है 1.5 लाख रुपए। सीए की सैलरी फिक्स है 1.5 लाख रुपए। आ रही क्या बात समझ में? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सैलरी भी फिक्स होगी, सीएमए की सैलरी भी फिक्स होगी। कितनी सैलरी चाहिए भैया? 2 लाख रुपए दे दो। ओके, 2 लाख रुपए पर फिक्स होगी ना। मैं पेन बढ़ाऊं पेन कम करूं, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। कम होगी क्या? नहीं होगी कम। तो यहां पर सैलरी जो है फिक्स होती है, फिक्स होती है, तो दैट इज फिक्स कॉस्ट। ओके, तो इसके अंदर बच्चों दोनों मुद्दा है। अब समझो, पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? फटाफट से बताओ यस और नो। ये समझ में आया कि नहीं? यस, ओके। अब समझना जरा ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, ये 70 रुपए में वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है, बोलो यस और नो। वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। यस भैया, ठीक है। ये 60 रुपए के अंदर भी वेरिएबल भी है फिक्स भी है, पर कितना वेरिएबल और कितना फिक्स है वो नहीं पता, पर है तो, पर है तो। ठीक है, तो अब पहले ये बताओ, टोटल एक्सपेंसेस फॉर 25 बोर्डर्स, 25 लोग अगर बोल्ड करेंगे उस बोल्डिंग हाउस में, तो टोटल एक्सपेंसेस कितना बनेगा? एक बंदे का 70 रुपए है, अगर 25 बोल्डर आएंगे तो एक बंदे का 70 रुपए इंटू 25 बंदे आएंगे, यानी कि 1750 रुपए का खर्चा होगा, 1750 का। यहां पर अगर 50 बोर्डर्स आ गए तो पर पर्सन जो एक्सपेंस है वो 60 रुपीज हो जाएगा, और 50 लोग हैं तो टोटल खर्चा हो जाएगा 3000। टोटल खर्चा हो जाएगा 3000, बोलो यस और नो। अब ये जो टोटल खर्चे हैं इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है, राइट। बोर्डर्स क्या है? बोर्डर्स मतलब लोग जो आके वहां रहते हैं। बोर्डर्स का मतलब वो लोग जो आके वहां पर रहते हैं।
ठीक है अभिषेक, क्लियर? यस, ओके। अब देखो, अब सारे बच्चे बताओ वेरिएबल कॉस्ट निकलता कैसे? वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है? हाउ टू फाइंड वेरिएबल कॉस्ट, टेल मी गाइस। भैया कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है इनटू पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, बोलो हाँ। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी पेन बना रहे हो, इनटू एक पेन में कितना प्लास्टिक लगेगा, बोलो हाँ। कितनी पेन बना रहे हो इनटू एक पेन में कितना रुपए का प्लास्टिक लगेगा, ऐसे निकलेगी ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है? कितनी यूनिट्स बना रहे हो इनटू एक यूनिट को बनाने के लिए कितना प्लास्टिक लगेगा, इनटू एक यूनिट को बनाने में कितना प्लास्टिक लगेगा, बोलो यस और नो। यस, फटाफट से बताओ, यहां तक की बात समझ में आई क्या? एट लास्ट में तुम लोगों को इसका एक फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं लॉजिक भी समझाना चाहता हूं, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई वांटेड टू टेल यू द लॉजिक एज वेल, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी काम आएगा। कॉस्टिंग का है ये टॉपिक, पर प्रपोर्शन में क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रपोर्शन टाइप का बन रहा है इसलिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट इज द वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल भैया, एग्जांपल, अगर 10 पेन बनाओगे, हर पेन को बनाने में 1 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो 10 रुपए का टोटल खर्चा आएगा। अगर 50 पेन बनाओगे, हर पेन में 1 रुपए का प्लास्टिक लग रहा है, तो 50 रुपए का खर्चा आएगा। अगर 120 पेन बनाओगे, हर पेन को बनाने में 1 रुपए का प्लास्टिक लग रहा है, यानी 120 रुपए का टोटल वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगा। ओके, यस। और क्या बच्चों, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट का मतलब जो फिक्स है, एक एक्स अमाउंट ले लो, फिक्स। क्या सीए की सैलरी सीएमए की सैलरी चेंज होगी या सेम होगी? कितने भी यूनिट्स बना लो, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। कितनी भी यूनिट्स बना लो, कितनी भी यूनिट्स बना लो। सौम्यदीप मैं बताऊंगा, ठीक है। आई टेल यू 70 रुपीज में फिक्स वेरिएबल दोनों कैसे आया। मेरे को पहले ये बताओ, फिक्स कॉस्ट इज फिक्स, कितना भी यूनिट बना लो। हाँ, रेंट इज ऑल्सो फिक्स कॉस्ट, रेंट इज ऑल्सो फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, ठीक है। एक फिक्स अमाउंट हम लेंगे यहां पर, ओके। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, ये जो हमने टोटल कॉस्ट निकाली है, अब ये 70 रुपए के अंदर बेटा फिक्स कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है। ये एक डाउट आया बच्चे का, मैं बताता हूं कैसे, मैं बताता हूं कैसे। पहली बात ये समझो, यहां पर चार्ज 70 रुपए पर हेड, जहां पर 25 बॉर्डर आए, तो फिक्स वेरिएबल दोनों है इसके अंदर। कैसे कैसे, मेरे को कॉमन सेंस से बताओ, कॉमन सेंस से। आपने 1000 पेन बनाई, हर पेन में 1 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लगा, तो ये हो गया बच्चों आपका वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे बताओ, ये पेन बेच के बस वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करते हो क्या? फटाफट से बताओ सारे बच्चे, ये पेन बेच के बस वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करते हो क्या? नहीं, हमारी फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट भी तो है। तो मान लो 500 रुपए का मैं रेंट भी दे रहा हूं पर मंथ, ये क्या हो गया? ये फिक्स कॉस्ट हो गया, है ना? 500 रुपए का मैं रेंट भी दे रहा हूं पर मंथ, 500 रुपए का रेंट भी दे रहा हूं पर मंथ में, जहां पर मैं ये पेन बना रहा हूं, और ये एक फिक्स कॉस्ट है, ये चेंज नहीं होगी। मैं 1000 पेन बनाऊं, 2000 पेन बनाऊं, 5000 पेन बनाऊं, 100 पेन बनाऊं, नहीं बनाऊं, पर रेंट तो देना पड़ेगा, रेंट तो देना पड़ेगा। तो अब ये दोनों कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? ये दोनों कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट आ रही है 1500। सारे बच्चे बताओ, 1000 प्लस 500, 1500। तो क्या कस्टमर को ये पेन मैं सेल करके 1500 रुपए रिकवर करना चाहता हूं? कस्टमर को ये पेन बेच के मैं कितना रुपए रिकवर करना चाहता हूं? 1500 रुपए, 1500 रुपीज आई वॉन्ट टू रिकवर बाय सेलिंग दिस पेन। तो कितनी पेन बेच के रिकवर करूंगा, सारे बच्चे बताओ। ये 1500, मैं कितनी पेन सेल करके ये 1500 रुपीज रिकवर करना चाहता हूं? चैट बॉक्स में बताओ, हाउ मेनी पेन्स? 1000। यस, मैंने 1000 पेन बनाई है, 1000 पेन बनाई है। तो अब इसको मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, तो आंसर आ रहा है 1.5। नाउ आई वांट टू आस्क यू सौम्यदीप और एनी अदर स्टूडेंट जिसको डाउट था कि ये 1.5 रुपए के अंदर अब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों है कि नहीं है? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ कि क्या अब इस 1.5 रुपए के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है
और फिक्स कॉस्ट भी है, यानी कि ये है टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ये है टोटल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है? वेरिएबल कॉस्ट भी आता है और फिक्स कॉस्ट भी आता है कि नहीं है? फटाफट से बताओ। है। तो वैसे ही ये 70 रुपए के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है। ये 60 रुपए के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है, और मुझे उसी को तो अलग करना है ताकि मैं पता लगा सकूं कि वेरिएबल कॉस्ट कितना था और फिक्स कॉस्ट कितना था। मेरे को ना, समझो, इस क्वेश्चन में मेरे को ये दिया हुआ है और मुझे ये और ये बताना है। समझ रहे हो आप? क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे कि मुझे क्वेश्चन में ये 1.5 रुपए दे दिया है और मुझे इसको अलग अलग करके बताना है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है और फिक्स कॉस्ट कितना है। ये मुझे अलग अलग करके बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मेरे को ये दे दिया है और मुझे ये दोनों बताना है और मैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं। पहले लॉजिक समझा रहा हूं। ठीक है, ओके। अब देखो इधर, अब इधर देखो, इधर देखो, ये 1750 है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है फिक्स कॉस्ट भी है। बोलो हाँ, है ना? ये 70 रुपए में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों है। मैंने इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये जो टोटल खर्चे आए हैं इसमें वेरिएबल भी है फिक्स भी है। ठीक है, तो अब देखो इधर, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट 1750। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है? वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है भैया? नंबर ऑफ यूनिट्स, हमारे केस में नंबर ऑफ बोर्डर्स, नंबर ऑफ बोर्डर्स हमारे केस में, इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1750। ऐसे निकलती है। 1750 जब हमारा खर्चा है तब हमारे नंबर ऑफ बोर्डर्स कितने हैं बच्चों? तब हमारे नंबर ऑफ बोर्डर्स हैं 25। तब हमारे नंबर ऑफ बोर्डर्स है 25। ठीक है, 25 बोर्डर्स हैं, इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वही तो पता लगाना है, प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1750। ये बना इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन तो बनाना भी नहीं पड़ेगा, मैं फाइनली तुमको एक फॉर्मूला बता दूंगा जिससे तुम्हारा पूरा गेम समझ में आ जाएगा। पर ये फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं अभी मैं डेरिवेशन कर रहा हूं ना। आई डोंट वांट टू यू टू बी क्लूलेस, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे चल के बहुत बार यूज होगा कॉस्टिंग में, इंटरमीडिएट लेवल पे और फाइनल लेवल पे। तो इसीलिए इसका डेरिवेशन बता रहा हूं। अगर एमसीक्यू का काम से काम होता तो कभी नहीं बताता। नेक्स्ट देखो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 3000। 3000। अब ये 3000 कब आएगा? जब हमारे नंबर ऑफ बोर्डर्स हो जाएंगे 50। तो अगेन नंबर ऑफ बोर्डर्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 3000। अब नंबर ऑफ बोर्डर्स यहां पर हो गए 50 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 3000। यहां पर बच्चों में निकाल लेता हूं, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 3000 माइनस 50 इंटू वेरिएबल कॉस्ट। क्या किया मैं? इसको उधर ले गया उठा के, बस इसको उठा के वहां ले गया। सेम चीज यहां पर भी करता हूं, सेम चीज यहां पर भी करता हूं, इसको उठा के यहां ले जाते हैं। ये देखो, तो ये कितना हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1750 माइनस 25 इंटू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमने दो इक्वेशन बना लिए। सारे बच्चे बताओ, क्या ये दोनों इक्वेशन अब आपस में इक्वेट हो जाएंगे? फटाफट से बताओ, क्या ये दोनों इक्वेशन फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू आपस में इक्वेट हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1750 माइनस 25 वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 3000 माइनस 50 वेरिएबल कॉस्ट। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, उल्टा, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। तो 50 वेरिएबल कॉस्ट माइनस 25 वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 3000 माइनस 1750। अब यहां पर वेरिएबल कॉस्ट आप ले लो कॉमन, वेरिएबल कॉस्ट यहां पर ले लो, बेसिकली माइनस कर दो ना दोनों को। तो 25 वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 3000 माइनस 1750। पर 25 आ जाएगा इसको माइनस करने से, पर अभी मत करो माइनस, अभी ना वेरिएबल कॉस्ट को कॉमन ले लो। मेरा कहना मानो, इसको कॉमन लेके चलो, अल्टीमेटली आंसर वही आएगा, 50 माइनस 25 इज 25। पर एक मेरा बस बात मानो, अभी के लिए इसको कॉमन ले लो, वेरिएबल कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट हमने कॉमन लिया, 50 माइनस 25 बचा है अंदर में।
तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 माइनस 1750 अपॉन 50 माइनस 25। अब बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताओ। तो ये हो जाएगा 50 रुपीज। तो 50 रुपीज पर यूनिट आ गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। 50 रुपीज पर यूनिट आ गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, चाहे इसको पकड़ लो चाहे इसको पकड़ लो, और वहां पर वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू डाल के फिक्स कॉस्ट निकाल लो। देखो ये देखो यहां पर निकला हुआ है, छोड़ो निकालने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना मेन था, हमने निकाल लिया। ये देखो 1750 माइनस 25 इंटू वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू 50 आ गई है, हमने यहां पर पुट किया तो फिक्स कॉस्ट आ गया 500। फिक्स कॉस्ट कितना आ गया, 500 आ गया। अब बताओ बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या डेरिवेशन में? डेरिवेशन में कोई डाउट है तो मेरे को बताओ सबसे पहले। आई एम गोइंग टू रिपीट अनुराग वंस अगेन, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी, मैं तुम लोग को ये बता रहा हूं, इंटरमीडिएट लेवल में भी टीचर्स ये फॉर्मूला डिराइव करके नहीं दिखाते हैं बच्चों को, सीधा रट्टा मरवाते हैं, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, सीधा रट्टा मरवाते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे भी इसको डिराइव नहीं करते, मैंने तो तुमको फाउंडेशन लेवल पे डिराइव करा दिया। ठीक है ठीक है, चलो अब एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं ना पूरा। लेट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। हमको क्वेश्चन में देके रखा था बच्चों 70 रुपए पर हेड खर्चा होगा अगर आपके पास 25 कस्टमर आएंगे तो। इस 70 रुपए में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड है। कैसे इंक्लूडेड है, मैंने यहां पर आपको समझाया कि आप वेरिएबल कॉस्ट लेते हो, आप फिक्स कॉस्ट लेते हो, टोटल कॉस्ट निकालते हो और उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हो, तो ये आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाती है। इस टोटल कॉस्ट पर यूनिट के अंदर आपका वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, फिक्स कॉस्ट भी होता है। वही आपको क्वेश्चन में देके रखा है 70 रुपीज। अगर आपके 25 कस्टमर्स आएंगे तो आपका 70 रुपए का खर्चा होगा, और अगर आपके वही 50 कस्टमर आ गए, 50 कस्टमर आ गए तो आपका खर्चा थोड़ा सा कम होके 60 हो जाएगा। अच्छा खर्चा कम क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी कॉमन सेंस है। 70 से 60 कैसे हो गया खर्चा, खर्चा कम कैसे हो गया? कस्टमर बढ़ गए तो खर्चे कम कैसे हो गए, पर यूनिट खर्चे कम कैसे हो गए? बहुत सिंपल है। आप बच्चों 500 रुपए रेंट दे रहे हो, फिक्स फिक्स रेंट दे रहे हो, वेरिएबल तो सब में सेम ही लग रहा है 1 रुपए। 500 रुपए आप फिक्स रेंट दे रहे हो, 500 रुपए आप फिक्स रेंट दे रहे हो। अगर आप 1000 यूनिट बनाओगे पेन की अगर आप 1000 यूनिट बनाओगे तो एक पेन के पीछे 0.5 का खर्चा हुआ, बोलो हाँ। इसको ना रेंट को 5000 कर लो, फिगर्स थोड़े से अच्छे दिखेंगे, आंख आंख को थोड़े से जचेंगे फिगर्स। अगर आप 5000 रुपए रेंट दे रहे हो और 1000 यूनिट पेन की बना रहे हो, 5000 रुपए रेंट दे रहे हो और अगर 1000 यूनिट पेन की बना रहे हो, इसका मतलब आप 5 रुपए रेंट रिकवर कर रहे हो हर पेन से। हर पेन को बेच के 5 रुपए का रेंट आपको रिकवर करना है। और मान लो वही 2 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है प्लास्टिक की, तो इसका मतलब आपकी पेन की कॉस्ट बनी 7 रुपए। ठीक है, 7 रुपए में आप इस पेन को बेच सकते हो, कोई प्रॉफिट नहीं होगा आपको, आप इसमें 1-2 रुपए और बढ़ा लो, प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों मिला के आपकी पेन बन गई 7 रुपए में। अब अगेन वेरिएबल कॉस्ट स्टिल 2 रुपए ही लगेगा, कितनी भी पेन बना लो, पर पेन 2 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। अब अगर मैं बोलूं कि मेरा प्रोडक्शन मैंने 5000 से बढ़ाकर, सॉरी 1000 पेन से बढ़ाकर 2000 पेन कर दिया, तो अब बताओ मेरी फिक्स कॉस्ट पर पेन मुझे कितनी रिकवर करनी है? फटाफट से बताओ। वेरिएबल कॉस्ट तो पहले भी 2 रुपए पर पेन थी, अभी भी 2 रुपए पर पेन है, पर फिक्स कॉस्ट पहले 5000 रुपए लग रहा था, 1000 पेन बना रहा था, यानी हर पेन के पीछे 5 रुपए लग रही थी, 5 रुपए रिकवर कर रहा था कस्टमर से। अभी 5000 ही रेंट है, रेंट चेंज नहीं होगा, मैंने पेन्स को बढ़ा के 2000 कर दिया, यानी हर पेन के पीछे अब मेरा 2.5 रुपए लग रहा है फिक्स कॉस्ट, यानी अब मेरी कॉस्ट हो गई 4.5। सारे बच्चे बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने के कारण कॉस्ट पर यूनिट कम होता है कि नहीं होता है? बोलो।
नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने के कारण, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने के कारण कॉस्ट पर यूनिट कम होता है कि नहीं होता है? हाँ, और ये क्यों कम होता है? बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। क्योंकि पहले आपको फिक्स कॉस्ट 1000 यूनिट को बेच के रिकवर करना था, अब आपको फिक्स कॉस्ट 2000 यूनिट को बेच के रिकवर करना है, तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। क्या होता है यहाँ पर? बेसिकली आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। दिस इज वेरी हैवी कॉन्सेप्ट, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, पर कोई बात नहीं, बहुत बार आएगा फ्यूचर में, ये रिपीट होगा कई बार, मल्टीपल टाइम्स। इवन इफ आई आर गोइंग टू स्टडी इंटर फ्रॉम मी, आई विल रिपीट दिस कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम्स इन इंटर एज वेल। ठीक है, तो अब समझ में आया कि 70 रुपए लग रहा था जब 25 लोग आ रहे थे, ये कॉस्ट कम हो गई जब 50 लोग आए, तो ये कॉस्ट कम हो गई जब 50 लोग आए तब। फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ? ये कॉस्ट कम हो गई जब 50 लोग आए। क्यों कम हुई? क्योंकि वही फिक्स कॉस्ट पर हेड कम होते जाता है। डन? बोलो यस और नो। बोलो, अब आगे बढ़ूं? ओके, ठीक है, तो अब देखो, 70 रुपए पर हेड, 70 रुपए पर हेड खर्चा हो रहा है, 70 रुपए पर हेड खर्चा हो रहा है जब 25 लोग आ रहे हैं। यानी कि जब 25 लोग आ रहे हैं तब टोटल खर्चा है इतना। 70 रुपए पर हेड खर्चा हो रहा है जब 25 लोग आ रहे हैं, यानी कि टोटल कॉस्ट इतना है, 70 इंटू 25। 60 रुपए पर हेड खर्चा हो रहा है जब 50 लोग आ रहे हैं, यानी कि टोटल कॉस्ट है इतना। अब सारे बच्चे बताओ, टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन? वेदिका बेटा रिपीट ही तो कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ये होता है टोटल कॉस्ट का मतलब, ये होता है टोटल कॉस्ट का मतलब, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट? कितनी यूनिट्स बना रहे हो इनटू एक यूनिट के पीछे कितना खर्चा हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, not total cost, variable cost per unit. So how many units you are going to manufacture into variable cost per unit is your variable cost, और fixed cost is fixed cost, fix होती है वो। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले दो इक्वेशंस बनाई। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है 1750। कब? जब 25 कस्टमर आ रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? नंबर ऑफ कस्टमर इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर कस्टमर कितना लग रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर कितने आ रहे हैं इनटू एक कस्टमर के पीछे कितना वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, प्लस फिक्स कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट रहने दो, इज इक्वल टू 1750। अब नंबर ऑफ कस्टमर मेरे को पता है 25 है, इस केस में, इस वाले केस में नंबर ऑफ कस्टमर 25 है, ये बात मुझे पता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं पता है, प्लस फिक्स कॉस्ट भी नहीं पता है। अब मैंने क्या किया, ये जो है इसको उठा के उधर ले गया, इक्वल्स के उस साइड माइनस हो गया, माइनस हो जाएगा ये, तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस 25 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ऐसा सेम इक्वेशन मैंने यहां पर भी बनाया, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट होता है नंबर ऑफ कस्टमर इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर कस्टमर प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 3000। फिर से यहां पर नंबर ऑफ कस्टमर मेरे को पता है 50 है, इस केस में नंबर ऑफ कस्टमर 50 है, आई नो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको मैं फिर से उधर ले गया, तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 माइनस 50 इंटू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट। अब देखो यहां पर भी मेरे को फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एक इक्वेशन मिला है, यहां पर भी फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एक इक्वेशन मिला है, तो क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वल्स करके लिख दिया। ठीक है, और नॉर्मली सॉल्व कर दिया, इसको मैं उधर ले गया, माइनस हो जाएगा 3000 से, इसको इधर ले आया, प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 50 वेरिएबल कॉस्ट माइनस 25 वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 3000 माइनस 1750। यहां पर मैंने वेरिएबल कॉस्ट को कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 50 माइनस 25। ठीक है, ये बचा ब्रैकेट के अंदर। अब ये यहां पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू हुआ 3000 माइनस 1750 अपॉन 50 माइनस 25।
तो वी गॉट वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 50 रुपीज पर यूनिट। अब बताओ, अभी क्लियर हुआ सबको? बोलो क्लियर हुआ, फटाफट से बताओ। वेदिका, क्लियर हुआ वेदिका? यस, ओके। अब देखो, अब ये तो डेरिवेशन था बच्चों, ये तो डेरिवेशन था। अब 100 बात की एक बात, जब भी आपको क्वेश्चन में, सुनो ध्यान से, जब भी वेन एवर क्वेश्चन में आपको पीरियड 1, सॉरी सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, दो अलग अलग सिचुएशन की टोटल कॉस्ट दी होगी, टोटल कॉस्ट दी होगी और नंबर ऑफ यूनिट्स दिया होगा, और आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा डिमांड करेगा जिस डिमांड के तहत आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग करके निकालना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेगा जिससे आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करना पड़ेगा। आपको क्या दिया है? टोटल कॉस्ट दिया है। सिचुएशन 1 का टोटल कॉस्ट दिया है, सिचुएशन 2 का टोटल कॉस्ट दिया है, सिचुएशन 1 के नंबर ऑफ यूनिट्स बताया है, सिचुएशन 2 के नंबर ऑफ यूनिट्स बताया है, और कुछ ऐसा डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा डिमांड कर रहा है जिससे जिससे आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग करना पड़ेगा। ये टोटल कॉस्ट है ना, इसमें से आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करना पड़ेगा। तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। बस बेटे बस, डन। भैया ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या? क्यों याद करना पड़ेगा? शायद हमने ढन ढन अभी अभी डिराइव किया। ये फॉर्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया है, पैदा किया है। कैसे? ध्यान से देखो, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है ना, फटाफट से बताओ। ये देखो, ये टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट। तो चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट चेंज हुई क्या? हाँ, कॉस्ट चेंज हुई क्या? हाँ, 3000 से 1750 हो गई। चेंज इन कॉस्ट, चेंज कैसे निकालते हैं? माइनस करके निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं ना चेंज। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब कस्टमर, यूनिट्स वॉट एवर। तो चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, इससे निकला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, इससे निकला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फटाफट से बताओ बच्चों, क्या हमने ये एब्सोल्यूट फॉर्मूला डिराइव कर लिया ऑलरेडी? और नेक्स्ट टाइम से जब भी क्वेश्चन आएगा, हम ये ताम झाम नहीं करेंगे, हम ये ताम झाम नहीं करेंगे, हम सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट, डन डन डन। बस नेक्स्ट टाइम से जब भी क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट टाइम से जब भी क्वेश्चन आएगा, हम ये ताम झाम नहीं करने वाले, क्योंकि हमको अब डेरिवेशन पता है। ये डेरिवेशन में इंटर में दोबारा बताऊंगा, वैसे तुम लोग को कॉस्टिंग पढ़ोगे तो और बताऊंगा, ठीक है? बार बार बताता हूं मैं, क्योंकि आई एम एज्यूमिंग कि प्रीवियस बैच के बच्चे इस बैच पे होंगे नहीं होंगे वॉट एवर, ठीक है? क्या पता हो क्या पता ना हो। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का निंजा टेक्निक है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, ठीक है? तो हमने यहां पर निकाला वेरिएबल कॉस्ट 50, फिक्स कॉस्ट 500। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द चार्ज पर हेड व्हेन देयर आर 100 बोर्डर्स। तो ये बताओ मेरे को, अगर 100 कस्टमर आए तो पर कस्टमर कितने चार्ज लोगे? अगर 100 कस्टमर आ गए तो पर कस्टमर कितना चार्ज लोगे, ये बताओ। तो कैसे निकालोगे? पहले निकालो टोटल कॉस्ट, पहले निकालो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। कैसे निकलती है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी बच्चों? 100 कस्टमर इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हमने निकाला 50। 100 कस्टमर इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हमने निकाल लिया 50, प्लस हमने फिक्स कॉस्ट भी निकाल लिया 500, प्लस हमने फिक्स कॉस्ट भी निकाल लिया 500। तो ये आया टोटल कॉस्ट 100 कस्टमर्स को हमको एंटरटेन करने के लिए इतना खर्चा लगेगा। 100 कस्टमर के पीछे हमारा इतना खर्चा होगा। हमसे पूछा ये बताओ 100 कस्टमर आएंगे तो पर कस्टमर कितना खर्चा होगा, ये बताओ। अगर 100 कस्टमर आए
तो टोटल कॉस्ट तो इतनी है। क्वेश्चन ने पूछा पर कस्टमर बताओ कि एक कस्टमर के पीछे कितना खर्चा होगा। अगर 100 कस्टमर आए तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो एक कस्टमर के पीछे 55 रुपीज का खर्चा होगा। डन। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। डन। टोटल कॉस्ट है, उसको 100 से डिवाइड कर दो, एक कस्टमर के पीछे 55 का खर्चा होगा। बोलो यस और नो। यस। और खुद देख लो, 50 बॉर्डर थे तो खर्चा 60 था, 100 बॉर्डर हो गए तो खर्चा और कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्यों कम हुआ? फिक्स कॉस्ट। हु इज रिस्पॉन्सिबल? फिक्स कॉस्ट। ये वाला एग्जांपल हमेशा याद रखना, फिक्स कॉस्ट इज रिस्पॉन्सिबल। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे, कस्टमर बढ़ेंगे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाता है। ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बड़ा सिंपल है। 70 बॉर्डर, 25 कस्टमर, तो टोटल कॉस्ट हो गई 1750। सॉरी, 25 बॉर्डर से और 70 कॉस्ट थी, तो ये हो गई टोटल कॉस्ट। ये हो गई नंबर ऑफ बॉर्डर्स। ठीक है। और ये है कॉस्ट पर यूनिट। कौन सी कॉस्ट? टोटल कॉस्ट। ये देखो, अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता, व्हाट यू गाइस नीड? आई थिंक हार्डली 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको 20 सेकंड लगेगा अब इसको सॉल्व करने में। एग्जाम में क्वेश्चन आया, टोटल कॉस्ट पर यूनिट बताया, नंबर ऑफ बॉर्डर्स बताया। सबसे पहले आप निकालोगे टोटल कॉस्ट। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? टोटल कॉस्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए। अब आपको एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला? वो फॉर्मूला जो आपने खुद बनाया है। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला जो आपने खुद बनाया है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। वो फॉर्मूला जो आपने खुद बनाया है, वो आपको पता है 3000 माइनस 1750 हो जाएगा 1250, और ये हो जाएगा 25। ये आ गया 50 रुपीज पर यूनिट। एग्जाम में क्वेश्चन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब फिक्स कॉस्ट निकालना है। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कोई सा भी ले लो, कोई सा भी, दोनों में से कोई सा ले लो, सेम ही आंसर आएगा। मैं दिखा भी देता हूं। ये देखो, मैंने पहले वाला लिया 1750 इज इक्वल टू 25 इंटू वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल लिया है 50, प्लस फिक्स कॉस्ट मुझे नहीं पता, तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 1750 माइनस 25 इंटू 50, 500। ठीक है। दूसरा वाला भी लेके देख लो, 3000 इज इक्वल टू 50 इंटू वेरिएबल कॉस्ट भी 50 है, 50 बॉर्डर है, 50 वेरिएबल कॉस्ट है, प्लस फिक्स कॉस्ट मुझे नहीं पता, तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 3000 माइनस 5 5 25, 2500। तो फिक्स कॉस्ट आ गई 500। दोनों में से कोई सा भी लेवल ले लो, फिक्स कॉस्ट पता चल गई, वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई। अब एग्जामिनर कुछ भी पूछे, बोले बताओ अगर 40 बॉर्डर हुए तो कितनी कॉस्ट होगी, अगर 50 बॉर्डर हुए तो कितनी, वो तो दिया हुआ है सॉरी, अगर 60 बॉर्डर हुए तो कितनी कॉस्ट होगी, अगर 80 बॉर्डर्स हुए तो कितनी कॉस्ट होगी। तो अगर क्वेश्चन बोले 40 बॉर्डर्स का बता दो, क्वेश्चन बोले 80 बॉर्डर्स का बता दो, क्वेश्चन बोले 100 बॉर्डर्स का बता दो, कैसे कैसे निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट पहले निकाल लोगे, 50 इंटू 40 बॉर्डर, 50 इंटू 80 बॉर्डर्स, 50 इंटू 100 बॉर्डर्स, तो ये हो गया 5000, 4000, 2000। फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे सेम होगी, हर लेवल पे सेम होगी, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2500, 4500, 5500। आपसे पूछेगा पर बॉर्डर बताओ, पर बॉर्डर, तो कुछ मत करना, डिवाइड कर देना 40 से, 80 से, 100 से। ठीक है। यहां पर 80 बॉर्डर्स है तो 80 से डिवाइड, यहां 40 बॉर्डर है तो 40 से डिवाइड, 4500 डिवाइडेड बाय 80, 56.25, 2500 डिवाइडेड बाय 40, 62.5। अब बताओ, एग्जाम में तो हम ऐसे ही करके आएंगे ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे ना। बोलो फटाफट से बताओ।
एग्जाम में तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। बोलो यस और नो। यस भैया। ओके, पर मैंने आपको बच्चों डेरिवेशन क्यों बताया? मैं चाहता तो डायरेक्टली फॉर्मूला बता के बोल सकता था याद करो और आगे बढ़ो, मैं चाहता तो बोल सकता था कि फॉर्मूला याद करो और आगे बढ़ो सीधा, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आज नहीं तो कल ये डेरिवेशन आपको सीखना ही है, तो वाई नॉट टुडे। इसलिए बाकी जिसको लग रहा हो कि ये क्या था डेरिवेशन वॉट एवर जो भी था, आप करो सीधा फॉर्मूला याद, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बाय बी सी बाय डी इनवर्टेंडो बताओ, इनवर्टेंडो बताओ। बी आंसर है, उल्टा करना है, उल्टा उल्टा करना है बस। डेरिवेशन क्यों बताया वो पता है, क्योंकि कॉस्टिंग में काम आने वाला है। अगर एमसीक्यू ओरिएंटेड होता मैं फिर भी नहीं बताता, छोड़ो क्या करोगे डेरिवेशन जान के, पर कॉस्टिंग में एक्सटेंसिवली यूज आएगा, आई एम टेलिंग यू गाइस। ठीक है, बोलो यस और नो। यस भैया यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन प्रपोर्शन बता दो, 8 टू द 16 4। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है ना, एमक्यूपी एमटीपी। ये देखो जून 2024 एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जून 2024 के एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। देखो क्या है ये क्वेश्चन, जून 24 के एग्जाम में आया है, और ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 23 में। देखो दिसंबर 23 में, मीन प्रपोर्शन बताओ इसका। आई थिंक .1 होगा आंसर, .1। डन डनाडन, डन बच्चों डन। We are done with all the PYQs, e-bulletin, RTP, MTP, MQPs, बिट्स क्वेश्चन, मॉड्यूल क्वेश्चंस, एवरीथिंग। ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर प्रपोर्शन, इसी के साथ हमारा प्रपोर्शन चैप्टर होता है समाप्त। ओके बोलो। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।